Hello students, how are you doing? Let's start new chapter cell. Initially in your NCERT syllabus, cell chapter is in your end of the first term. But I will teach this topic in the starting of the session. The reason behind that, if you know all concepts of cell, you can understand microorganisms, you can understand reproduction, you can understand adolescence. Every concept that is given in your NCERT book or in your syllabus, you can understand properly if you know the structure of the cell. Okay. इन योर हायर क्लास यू विल हैव द फर्स्ट चैप्टर सेल. सबसे शुरुआत लाइफ की सेल से ही हुई, तो पहला चैप्टर भी आपको 11th-12th में सेल ही मिलता है बायोलॉजी में. तो क्योंकि हम बायोलॉजी में अब एंटर करने जा रहे हैं, तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है. वैसे हम ये जानते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, बट विच पार्ट ऑफ साइंस इज नोन एज बायोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, बायोलॉजी. Biology is made up of two words, bios and logos. Bios means life forms and logos means study. आपको पता है हमारी अर्थ पर जितना भी सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें हमारी अर्थ ही ऐसी है जिस पर लाइफ फॉर्म्स हैं. और इसके अलावा एक्सपेक्टेड हम मार्स पे ढूंढ रहे हैं और बहुत सी जगह पर हम ढूंढ रहे हैं, बट स्टिल नोन लाइफ इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ ओनली. So we want to learn, we want to know about the life forms, so we make a branch of science that only deals with the study of their behavior, their structure, is known as biology. अगर हम बायोलॉजी के फादर की बात करें कि किसने बायोलॉजी की शुरुआत की, तो दिस क्रेडिट गोज टू एरिस्टोटल. ही वॉज द टीचर ऑफ ग्रेट अलेक्जेंडर. सिकंदर महान के गुरु थे एरिस्टोटल, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं. स्टार्टिंग में अगर आप आगे चल के बायोलॉजी पढ़ोगे तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, यू विल फाइंड एरिस्टोटल इन इनिशियल टॉपिक्स. किसी भी टॉपिक की इनिशियल जो आप स्टार्टिंग पाओगे, आप उसमें एरिस्टोटल को ज़रूर पाओगे. क्यों? क्योंकि जो हमारा साइंस हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मोस्टली यू कैन से इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स. ये वेस्टर्न साइंस के ज़्यादा फॉलो करता है. हम अपना साइंस तो नहीं पढ़ते, हम वेस्टर्न्स की तरफ ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. तो वेस्टर्न्स की बात करें तो एरिस्टोटल जो अरस्तु थे, ये बहुत पुराने एक गुरु थे, जिन्होंने फ़िलॉसफी में, मैथ्स में, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. आप आगे चल के देखोगे कि बहुत सी चीज़ों में फादर कहलाएंगे. तो एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. अब अगर हम लाइफ की बात करें तो हमें पता है कि लाइफ हमारी अर्थ पे हर जगह पर अवेलेबल है. ड्राइएस्ट यू कैन से पोलर रीजन एंड कोल्डेस्ट पोलर रीजन, और यू कैन से ड्राइएस्ट डिजर्ट, हॉटेस्ट डिजर्ट, वट एवर यू लाइक. एम आई राइट? तो लाइफ फॉर्म हर जगह है ना. तो लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं और जो हम कई बार करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा. तो व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मीन्स एन इंडिविजुअल एनिमल, प्लांट, सिंगल सेल लाइफ फॉर्म फ्रॉम अ स्पीसी. किसी भी स्पीसी का एक इंडिविजुअल एनिमल या प्लांट इज़ नोन एज द ऑर्गेनिज्म. जैसे कि वी आर एन ऑर्गेनिज्म. आपके घर पे लगा हुआ एक पेड़ एक ऑर्गेनिज्म है. आपकी गली में घूमते हुए कुत्ते को अगर आप देखें तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है. आपकी गली में घूमती हुई गाय आप देखते हो, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज दे ऑल बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक स्पीसी. ओके, नाउ इफ वी वांट टू नो अबाउट ऑर्गेनिज्म्स, सो व्हाई वी नीड टू नो अबाउट ऑर्गेनिज्म. हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतना सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन आगे चल के आप पढ़ोगे वो क्यों करना पड़ा? द रीज़न वॉज दैट वेरी ह्यूज, और यू कैन से वेरी large biodiversity is present on earth. About 1.5 million species of plants and animals are present on earth. 1.5 million animals की स्पीसीज़ जो हैं वो अर्थ पर अवेलेबल हैं. तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ी है. आगे चल के आप पढ़ोगे कि हमने किंगडम्स में ब्रेक किया है उन्हें. तो
वो आगे का टॉपिक है, हम 9th में देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने बहुत ही ऊपर के लेवल से, अगर हम कहें कि इनिशियल लेवल से अगर ऑर्गेनिज्म को ब्रेक किया है तो सबसे सिंपल तौर पे कैसे किया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के तौर पे। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं, उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक ही सेल से होती हैं। यानी दे कैन टेक फूड बाय वन सेल, they can digest by the same cell, they assimilate by the same cell, they exist by the same cell, they reproduce by the same cell, means they perform every metabolic activity through the single cell. Now multicellular organisms are the organisms which have organ system, or you can say or they can say multiple cells, you can say they can have multiple cells which perform different kind of works separately. Like in our body, अगर हम अपने शरीर की तरफ देखें तो you know that we have different kind of cells. In your earlier class you have learned we have mainly 3 kinds of cell present in our blood: RBC, WBC and platelets. Commonly in your higher class you will learn more, but commonly we have 3 kind of cells: RBC, WBC and platelets. And as you know that RBC, the function of RBC is to carry oxygenated and deoxygenated blood, means they carry oxygen and carbon dioxide from the blood or to the blood. Okay, they transport oxygen and carbon dioxide. Or white blood cell, you know that they are the fighters of our body, they fight against the invader particle which enters in our cell. Platelets, it performing a particular task, that it clots our blood in blood coagulation. It plays a very important role. Nerve cell, it sends and receives the responses from our surrounding. ओके तो बहुत सारी सेल हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग वर्क कर रही हैं, और इन सब से मिलकर बने हुए हम इन सारी चीज़ों के ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, मीन्स वी आर मल्टी सेलुलर्स। तो हम अगर ऑर्गेनिज्म को देखें तो हमने ऑर्गेनिज्म की 2 सबसे बेसिक कैटेगरी बनाई, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और हम इनकी ही स्टडी इनिशियली करेंगे आगे के चैप्टर में। अब बात करते हैं, हमने जब बेस ऑफ डिवीज़न ही सेल बनाया है तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस सेल। आखिर ये सेल होती क्या है? तो बात करें कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ की फंडामेंटल, बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो है। जैसे एक घर में बनाने के लिए ईंट बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल बिल्डिंग ब्लॉक होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। उसके बिना आपकी बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म का इमेजिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, क्योंकि अगर सेल ही नहीं है तो वो लिविंग नहीं हो सकता। सेकेंड टर्म में कहा गया है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल तो समझ में आता है कि इसके बिना लाइफ की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग बींग्स की हमने जो मेन बेसिक कैटेगरी बनाई वो इसी बात पर बनाई कि दे कंटेन सेल, सिंगल और मल्टीपल। Now what does it mean structural and functional? So in the next points you will learn structural and functional means, because structure means your body have different kind of shape because of their definite kind of shapes of cell। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से होता है? डिफरेंट काइंड की सेल्स की वजह से, चाहे वो बोन की सेल्स हों, चाहे ब्लड की सेल्स हों, चाहे हमारे जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स आपने पढ़े थे ना, ऐसे ही न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये सेल्स मिलके स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। सेल क्या बनाता है? अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखते हैं अगर हम लोग, तो देखो सेल बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू, है ना। सेल बनाती है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। जब टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बन गया, यानी कि सेल सबसे बेसिक है, इसके बिना टिश्यू नहीं बन सकता, टिश्यू के बिना ऑर्गन नहीं बन सकता, और ऑर्गन के बिना ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकती। तो सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हुई। अब बात करते हैं फंक्शनल होने की।
फंक्शनल होने का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हैं, हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर सेल में ही परफॉर्म होते हैं. जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. सेल में ही तो होती है. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, आप पढ़ चुके हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. अगर हम बात करें एक्सक्रीशन का, तो हमारी बॉडी का जो अनवांटेड वेस्ट है वो कहाँ से रिमूव होता है, किडनी की एक सेल से जिसका नाम होता है नेफ्रॉन. अगर हम बात करें कि हम कैसे इम्पल्सेस को हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दैट इज़ थ्रू दी नर्व सेल के थ्रू करते हैं. यानी हम अपनी चारों तरफ का जो भी सेंस कर पा रहे हैं, हम जो भी कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं बॉडी में फंक्शंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सेल. तो सबसे बेसिक क्या है, सेल है ना. अगर हम सांस ले पाते हैं तो बिकॉज ऑफ नोज, ठीक है. हम टेस्ट ले पाते हैं बिकॉज ऑफ यू कैन से टंग. बट यू नो दैट टंग हैव टेस्ट बड्स एंड दीज बड्स हैव स्मॉल सेल्स एंड दीज सेल विल एक्सपीरियंस द टेस्ट, है ना. तो बेसिकली तो सब सेल ही हैं. तो सेल इसीलिए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल की. आखिर ये सेल वाली बातें आई कहाँ से. तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. किसने इसे ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक इन 1665. इन्होंने एक्चुअली ये क्या जो थे, ये बहुत बड़े एक तरीके से कह सकते हो इन्वेंटर, डिस्कवरर, आप कुछ भी कह सकते हो, ये थे. एंड देयर ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हाउ वी कैन फ्लाई, हाउ द एनिमल्स फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ये सब जानना चाहते थे. जैसे एक साइंटिस्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ये इनके अंदर बहुत थी. ये जानना चाहते थे कैसे कोई बर्ड उड़ती है, कैसे कोई इंसेक्ट उड़ता है, क्या हम भी उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं, और भी एनिमल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे. तो इन्होंने ये सब कलेक्ट करने के लिए एनिमल्स को रखा, उनकी स्टडी करते थे. और उनकी स्टडी करने के लिए इन्होंने अपने लिए एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था. वैसा माइक्रोस्कोप नहीं जैसा हम अभी देखते हैं. इन्होंने अपने लिए एक टेम्प्रोरी माइक्रोस्कोप तैयार किया था जो उतना एडवांस नहीं था जितना हमारे पास होता है. इन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी करने के लिए एक बार्क, लकड़ी का टुकड़ा लेके उसकी स्टडी की. और उसमें उन्होंने सेक्शंस देखे, उन्हें छोटे छोटे हनी कॉम्ब की तरह सेक्शंस देखे. जैसे मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स उन्हें देखने को मिले. यू कैन सी हेयर, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये हनी कॉम्ब लाइक छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं. ये लकड़ी में उन्होंने देखे सेल्स से अपने. ये डायग्राम जो है वो वुडन कॉर्क का ही था. आप इसे अगर आप ऐसा ही डायग्राम सेल का बनाएं, अनियन की एक हल्की सी लेयर उतार कर हम उसकी स्टेनिंग करते हैं और उसमें भी ऐसी ही लेयर्स हमें दिखाई देती हैं, ऐसे ही सेल्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं. तो उन्हें भी कुछ ऐसे ही कंपार्टमेंट्स अपनी उस वुडन कॉर्क में दिखाई दिए. तो उन्होंने इस छोटे से कमरे को, ये जो उन्होंने छोटा सा चैम्बर देखा, उन्होंने इसे कहा सेल्यूला. क्या कहा, सेल्यूला. सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम. सेल्यूला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम. छोटा सा कमरा, छोटा सा कंपार्टमेंट, छोटा सा चैम्बर, वट एवर यू लाइक, यू कैन राइट द मीनिंग. अ स्मॉल चैम्बर, अ स्मॉल कंपार्टमेंट, अ स्मॉल रूम, वट एवर यू लाइक. बट as you know, the word cellula is made up of word cell, so the first term cell was coined by Robert Hooke. ठीक है, तो सेल टर्म भी किसने कॉइन किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था. ठीक है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड सेल्यूला मीन्स लिटिल रूम एंड दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक. इन्होंने इस स्टडी के बारे में जिस बुक में लिखा था उसका नाम था माइक्रोग्राफिया. क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया. इनके ठीक स्टडी के कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वैन लीवेनहॉक. ये एक टेक्सटाइल ड्रेपर थे, और यू कैन से ये टेक्सटाइल के एक बिजनेसमैन थे, कपड़ों का व्यापार करते थे, डच ड्रेपर थे. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी साइंस की साइंटिफिक स्टडी करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे.
तो इन्होंने स्टडी करके पहली बार एक लिविंग सेल को एक वाटर में, पॉन्ड वाटर में एक बैक्टीरिया को देखा। यानी पहली बार लिविंग सेल किसने देखी? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहली लिविंग सेल किसने देखी थी? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। और पहली बार सेल नाम देना, सेल के बारे में बताने का क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। इनके कुछ समय बाद 3 मेन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैथियस श्लीडेन। फर्स्ट नेम इज मैथियस श्लीडेन, दिस इज रिटन, थियोडर श्वान एंड रुडोल्फ विर्चोव, और सम पीपल यूज्ड टू से विर्चोव, व्हाटएवर यू लाइक। रुडोल्फ विर्चोव, थियोडर श्वान एंड मैथियस श्लीडेन प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी दी और इन्होंने कुछ 3 बेसिक बातें हमें बताई, जिस सेल थ्योरी को हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। लेकिन इस सेल थ्योरी के 3 बेसिक पॉइंट थे। इन्होंने बताया कि सारी लिविंग थिंग्स सेल से बनी है। यानी कि अगर कोई भी लिविंग थिंग होगी तो वो किससे बनी होगी? सेल्स की बनी होगी। सेल आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और सेल से छोटा कोई भी पार्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं पाया जाता। वैसे आप पढ़ोगे कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो कह सकते हो इंडिविजुअली नहीं पाए जाते। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, नॉट फॉर यू, फॉर नीट apprentices you can say, or those are trying for NEET aspirants, the question is that all cells comes from pre-existing cell through the process of cell division। ये वैसे रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था, और एक ये रशियन सेंटेंस था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब रशियन में क्या था? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। उन्होंने कहा कि कोई भी सेल अचानक से प्रकट नहीं हो जाती, वो हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि हम अवतरित नहीं होते, हम मम्मी पापा से अपने जन्म लेते हैं, तो वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग है, तब हम आए। ठीक है, या आगे आगे चल के आप रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स पढ़ोगे तो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कोई भी टेक्निक हो, उसमें पहले एक सेल तो इनिशियली आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे आप नई डॉटर सेल बनाओ जो आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगी। आपने 7th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, जहाँ हमें सिंगल पेरेंट यानी सिंगल सेल की ज़रूरत होती है, मिनिमम सिंगल सेल की, या मल्टी सेलुलर पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी अचानक से प्रकट नहीं हो सकता। हर लिविंग थिंग्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले पापा मम्मी होंगे, बिना पापा मम्मी के बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक लिविंग, जैसे अगर हम अपने लिए कहें तो पापा मम्मी हो गए। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें जो कि यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर अमीबा के लिए, अमीबा क्या होता है? अमीबा में आप आगे चल के पढ़ोगे बाइनरी फिजन होता है, उसमें मम्मी पापा नहीं मिलते बच्चे पैदा करने के लिए। उसमें अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, एक अमीबा टूट कर 2 अमीबा में बदल जाता है। ठीक है, तो अब 2 अमीबा जो बने वो क्या कहलाते हैं? डॉटर अमीबा। और जो पहले था वो क्या था? पेरेंट अमीबा। लेकिन अब ये है तो सब एक ही है ना। जो डॉटर बना यानी जो नई सेल बनी, वो बनी तो पहले वाले से ही। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने पेरेंट्स के ओवम और स्पर्म से बने। तो हर सेल क्या होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करें सेल साइज़ की। सेल साइज़ क्या होता है? देखो, जो सेल का साइज होता है, अगर हम बिल्कुल छोटे की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6 मीटर तक छोटा हो सकता है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर तक छोटा हो सकता है। और अगर बड़े की बात करें तो 100 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। 100 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। मैंने इस डायग्राम में बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं, जैसे प्लांट सेल का साइज़ दिया हुआ है 10 to 100 माइक्रोमीटर। और यहाँ पर देखो, अगर आप इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं
जैसे क्लोरोप्लास्ट का साइज़ दिया हुआ है 2 to 10 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पार्ट होता है, आप अभी पढ़ोगे थोड़े दिनों में ही, इसका साइज़ 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम हेन के एग की बात करें तो ये 65 मिलीमीटर होता है, यानी बड़ा होता है ना। बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। तो बहुत सारी वैरायटी हैं साइज़ में सेल अवेलेबल होती है। अब हम सेल्स की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की सेल्स और कैसी कैसी सेल्स हो सकती हैं, तो उसका हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हुई हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रही हैं ये, ठीक है, ये क्या होती हैं, डिस्क शेप्ड होती हैं, ठीक है, कैसी, डिस्क शेप्ड। ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होती है। इनमें बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो ग्लैंड फॉर्म करती हैं। आपने 7th में पढ़े थे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो कुछ जूस सेक्रेट करती हैं। तो जो एपिथेलियल सेल होती हैं जो टिश्यू फॉर्म करते हैं, इनसे ही बहुत सारे जूस भी सेक्रेट होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं, यानी कि जो हमारी मोस्टली अधिकतर आप कह सकते हो इनवॉलेंट्री मसल फॉर्म करती हैं, ठीक है। ऐसी एक कार्डियक मसल होती है जो हमारे हार्ट में होती है। ये ओवम की सेल है, ये बोन सेल है, ये अगर हम कहें तो दिस इज स्पर्म सेल, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। यानी डिफरेंट काइंड की सेल्स के एग्जांपल्स आपको इसमें दिखाए गए हैं। इनका आपको शेप भी दिख रहा होगा। अब शेप के अकॉर्डिंग किसी शेप को अगर गोल देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम राउंड सेल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, कोकस। क्या कहेंगे, कोकस। अगर हम रॉड शेप देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बैसिलस। क्या कहेंगे, बैसिलस। अगर आप उसे कर्व शेप में देखोगे, कैसा, कर्व शेप में देखते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, सॉरी, अगर आपको कर्व शेप में मिले, जैसे ये कर्व शेप दिख रहा है ना, तो हम उसे कहेंगे वाइब्रियो, ठीक है। और अगर शॉर्ट रॉड की तरह हो, मतलब कि राउंड और रॉड दोनों मिला दिया जाए, तो जो बने वो क्या कहलाएगा, कोकोबैसिलस। क्या कहलाएगा, कोकोबैसिलस। ऐसे ही स्पाइरल शेप में हो, ठीक है, स्प्रिंग को खींच दो अगर, तो जो शेप बने स्पाइरल, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। इस तरीके से ये नाम दिए हुए हैं बहुत सारे कि किस शेप को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि हमें बीमारी कॉलरा होती है, उसके बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, वाइब्रियो कॉलरा, ठीक है। दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस, वाइब्रियो, इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया का शेप भी बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, इससे पहले हम लोग नाम इनके जान लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स जानने से पहले हम लोग वापस जाते हैं। ये जो हमारा सबसे पहला आपको दिख रहा है, दिस इज ऑस्ट्रिच एग। ये क्या है हमारा, ऑस्ट्रिच एग, ओके। अब आते हैं इस इमेज की तरफ। तो ये आपकी इमेज आपको प्लांट जैसी दिख रही है, ये एक्वेटिक एल्गी होती है एक। क्या होती है, एक्वेटिक एल्गी, ठीक है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि एल्गी क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। ये सब पढ़ने से पहले आपको सेल पता होगी, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे इन्हें। तो ये एल्गी है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और इस एल्गी का नाम क्या है आपका, कोलेर्पा टेक्सीफोलिया। कोलेर्पा टेक्सीफोलिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसे देखो, ये आपको दिख रहा है, ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहलाती है। ऐसे ही ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट सेल कहलाती है, ये डकवीड होती है। क्या होती है, डकवीड होती है। वोल्फिया जीनस की एक वीड होती है। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट समझ लो होते हैं वाटर के अंदर पाए जाने वाले। तो ये क्या होती है, वोल्फिया जीनस की एक स्मॉलेस्ट सेल प्लांट की, जिसका क्या नाम होता है, डकवीड, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस थे मैंने इंटरेस्टिंग आपको दिखाए, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो कि ये चीज़ें क्या है। मैंने इनके नाम आपको भी नहीं बताए, अभी आपको केवल इनका इमेज दिखाया है और मैंने आपको नाम बताए हैं। तो दिस इज़ योर होमवर्क टू फाइंड आउट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, स्मॉलेस्ट
एनिमल सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल, मैंने आपको सबका डायग्राम दिखा दिया और नाम बता भी दिया, बट मैंने जानबूझकर इसका नाम लिखा नहीं है क्योंकि अब आपको डायग्राम देख के अगर इंटरेस्ट क्रिएट होता है इनको जानने का तो प्लीज़ फाइंड आउट द नेम एंड राइट डाउन देयर नेम्स अलॉन्ग विद मीन्स विच क्वेश्चन आंसर यू आर गिविंग, लाइक लार्जेस्ट प्लांट सेल द नेम। ओके, लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या हो गई आपकी, ये जो एल्गी दी हुई थी ना, ये एल्गी जिसका क्या नाम था, कॉलेर्पा टेक्सीफोलिया, ठीक है, तो आपने लिख दिया। जैसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करो लिविंग की तो माइकोप्लाज्मा PPLO हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे आंसर में चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।